नमस्कार। हम पिछली वीडियो में मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इसी लेक्चर में मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या सिद्धांत की आलोचना तथा महत्व पर चर्चा करेंगे। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत की विभिन्न तर्कों के आधार पर आलोचना की गई है, जिस पर हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला है आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल। आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्व को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में आर्थिक तत्व अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था केवल आर्थिक तत्व पर ही आधारित नहीं होती है। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त इस संबंध में अन्य तत्वों के द्वारा भी कार्य किया जाता है और सामाजिक जीवन को निर्धारित करने वाले इन दूसरे तत्वों में भौगोलिक तत्व, सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों और अनुभूतियों का नाम लिया जा सकता है। अगला बिंदु है आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। यानी कि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व नहीं माना जा सकता, और यह कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक ऐतिहासिक संघर्ष उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था का परिणाम होता है। अगला बिंदु है कि इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की उपेक्षा। यानी कि आलोचकों ने कहा है कि मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास की आर्थिक व्याख्या में संयोग के तत्व को भुला दिया गया है, जो कि मानवीय इतिहास के निर्धारण में सदैव ही एक मूल तत्व रहा है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में पार्लियामेंट और कैबिनेट जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का विकास संयोग का ही परिणाम रहा है। संयोग के तत्व की उपेक्षा के कारण मार्क्स की व्याख्या को उचित नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आलोचना की गई है कि मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में धर्म की उपेक्षा हुई है। यानी कि मार्क्स ने परिवर्तन लाने वाले तत्वों में धर्म जैसे तत्वों की उपेक्षा की है, जबकि मानव इतिहास में धर्म एक प्रभावक तत्व रहा है। यूरोप में लंबे समय तक राजनीतिक परिवर्तनों को लाने में ईसाई धर्म की प्रमुख भूमिका रही है। आज भी पश्चिम एशिया की राजनीति को धर्म के बिना नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार से अगला बिंदु है कि राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। यानी कि मार्क्स का यह कथन भी सत्य नहीं है कि राजनीतिक सत्ता का उपभोग वही वर्ग करता है जिसके पास आर्थिक सत्ता होती है। इतिहास से यह बात स्पष्ट है कि शक्ति प्रदान करने का एकमात्र साधन आर्थिक नहीं होता। जहाँ प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मणों और मध्यकालीन यूरोप में पॉप ने धार्मिक कारणों से शक्ति प्राप्त की थी, वहाँ वर्तमान युग में अधिनायकवाद की स्थापना मुख्यतः सैनिक शक्ति के आधार पर होती है। बुद्धिमत्ता, साहस, कपट आदि तत्व भी सत्ता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। मार्क्स के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि आर्थिक प्रणाली ही सदैव राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सिद्धांतों को जन्म देती है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार इसकी विपरीत बात देखी गई है कि राजनीतिक सिद्धांत आर्थिक प्रणाली को जन्म देते हैं। मार्क्स का विचार है कि इतिहास का विकास क्रम राज्यविहीन समाज पर आकर रुक जाएगा, परंतु प्रश्न यह है कि समाज की अंतिम अवस्था साम्यवादी युग में क्या पदार्थ का अंतर्निहित गुण गतिशीलता समाप्त हो जाएगा? यदि गतिशीलता पदार्थ का स्वाभाविक गुण है तो उसमें उस समय भी परिवर्तन होगा। उत्पादन के साधन बदलेंगे, सामाजिक परिस्थितियां बदलेगी, वर्गविहीन समाज का प्रतिवाद उत्पन्न होगा और फिर साम्यवाद समाप्त हो जाएगा। सत्य यह है कि मार्क्स ने विश्व इतिहास का सीमित अध्ययन किया तथा सिद्धांत निर्धारण में अनावश्यक जल्दबाजी की, अतः उसका सिद्धांत अनेक दोषों से पूर्ण हो गया। सामाजिक घटनाएं होती है और उनका वर्णन इतिहास कहलाता है, लेकिन ये सारी घटनाएं
केवल आर्थिक शक्तियों के कारण नहीं होती। धर्म या देशभक्ति के कारण भी युद्ध होते रहते हैं और यहाँ आर्थिक शक्तियों का कोई भूमिका नहीं होती। इसलिए मार्क्स का नीतिवाद का सिद्धांत आंशिक रूप से सही व आंशिक रूप से गलत है। इसलिए लॉस्की ने टिप्पणी की है कि सभी घटनाएं आर्थिक तत्वों की देन नहीं है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की जहाँ एक और विविध आधार पर आलोचना की जाती है, वहाँ उसमें सत्य का भी एक महत्वपूर्ण अंश है। मार्क्स ने अपनी इस धारणा के आधार पर इतिहास के आधार को व्यापक करने का कार्य किया है। यद्यपि आज आर्थिक तत्व को इतिहास का एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं माना जा सकता, लेकिन इसके साथ ही आज सभी पक्षों द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करके इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इतिहास की आर्थिक व्याख्या समाजशास्त्रों को मार्क्स की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।